सचिन सर, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है सर। ओके, तो किस कन्फ्यूज़न में हो आप दोस्त? सर मैंने 2-4 क्लिनिक में बात की है। कोई क्लिनिक 10 रुपये ग्राफ्ट बोल रहा है, कोई 20 रुपीज़ बोल रहा है, कोई 50 रुपीज़ बोल रहा है। हाँ, ये बात तो है। और सर टेक्निक्स का भी समझ नहीं आ रहा, कोई FUE से कर रहा है, कोई DHI से कर रहा है, कोई एडवांस FUE से कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक अवेलेबल हैं इस टाइम। सर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गई है सर, मुझे तो लगता है मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा ही नहीं पाऊँगा। भाई इतना ज़्यादा डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये हेयर ट्रांसप्लांट। तो सर प्लीज़ एक बार सिंपल तरीके से बताइए सर कि हर एक क्लिनिक अलग अलग क्यों चार्ज करता है और ये जो FUE और एडवांस FUE टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है सर? प्लीज़ सिंपल तरीके से बताइए सर। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों हर क्लिनिक का हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट डिफरेंट होता है, और अगर क्या आप कोई एडवांस टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हो तो क्या उसका रिजल्ट आपके सिंपल टेक्निक से बेटर आएगा या फिर रिजल्ट सेम आएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट सचिन गुम्बर, और आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने एक सब्सक्राइबर का 6 मंथ्स का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, जिन्होंने आज से 6 महीने पहले अपना ट्रांसप्लांट करवाया था और उनका आज 6 महीने के बाद उनका कैसा रिजल्ट आया है। उनकी पूरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और साथ साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ क्यों क्लिनिक्स सेम टेक्निक के लिए हमसे डिफरेंट कॉस्ट चार्ज करते हैं। कोई क्लिनिक 10 रुपये लेता है, कोई 20 लेता है, कोई 50 लेता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? और हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स हैं FUE, DHI, एडवांस FUE, ये सभी टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है और इनका कोर्स के साथ क्या रिलेशन है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा गाइस। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस। मैंने खुद अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है और मैंने फर्स्ट डे से लेकर 19 महीने तक की पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 10 साल पहले की, आज से 10 साल पहले जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया होगा उन्होंने FUT टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया होगा। बट अगर हम बात करते हैं पिछले 5 से 8 साल की, FUE टेक्निक FUT से इस तरह से अलग है कि उसमें आपकी एक पूरी स्ट्रिप निकाल ली जाती थी पीछे से, जिसका एक स्कार बन जाता था पीछे की तरफ। एंड FUE में कोई ऐसी स्ट्रिप नहीं निकाली जाती, इसमें एक एक करके आपके बालों को निकाला जाता है और फिर उसको स्टोर किया जाता है और फिर उसको प्लांटेशन किया जाता है। चलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ कि FUE टेक्निक में कैसे हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। सपोज कीजिए आपका ये डोनर एरिया और यहाँ पे आपको ट्रांसप्लांट करना है, ये वो एरिया है। तो इसमें सबसे पहले आपके डोनर एरिया से बालों को एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। डोनर एरिया से बाल निकालने के लिए पंचेस का यूज़ किया जाता है। पंचेस के साइज़ अलग अलग होते हैं, जो कि आपकी हेयर की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पंच यूज़ किया जाएगा आपके हेयर ट्रांसप्लांट में। सेकेंड स्टेप में हमारे ग्राफ्ट्स को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाता है, जिससे कि हमारी ये बॉडी से अलग होने के बाद भी ये अलाइव रहते हैं। ग्राफ्ट्स को क्लीन किया जाता है और इसको सॉर्टिंग कर लिया जाता है। सिंगल, डबल और मल्टीपल ग्राफ्ट्स को अलग अलग रखा जाता है। थर्ड स्टेप में हमारे जिस एरिया में ग्राफ्ट को प्लांट किया जाना होता है उस एरिया में स्लिट्स बनाए जाते हैं। इसमें आपकी स्कैल्प पे बारीक बारीक से होल कर दिए जाते हैं, जिसमें बाद में ग्राफ्ट की प्लेसमेंट होती है। स्लिट मेकिंग हाई एक्सपीरियंस हाई स्किल जॉब है। स्लिट्स ही डिसाइड करते हैं कि बाद में आपकी हेयर की क्या डेंसिटी होगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनका एंगल क्या होगा। नॉर्मल FUE में स्टील ब्लेड यूज़ किए जाते हैं स्लिट मेकिंग के प्रोसेस में। पूरे स्लिट्स बना देने के बाद हमारा जो फाइनल स्टेप आता है वो होता है हेयर प्लांटेशन का। एक एक करके सारे हेयर्स को प्लांट किया जाता है जो स्लिट्स बनाए होते हैं। जो हमारी हेयर लाइन होती है उसमें ख़ास तौर पर सिंगल ग्राफ्ट्स और डबल ग्राफ्ट्स का यूज़ किया जाता है ताकि हेयर लाइन नेचुरल लगे, और जो कि बीच का एरिया होता है जहाँ की हाई डेंसिटी का एरिया रहता है उस एरिया में मल्टीपल ग्राफ्ट जो होते हैं उनको प्लांट किया जाता है। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि सिंपल FUE कैसे वर्क करता है, उस ट्रीटमेंट में कैसे आपका ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हो। तो जो एडवांस FUE टेक्निक्स होती हैं वो इसी बेसिक टेक्निक में सब मॉडिफिकेशन करती हैं। जो भी क्लिनिक अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन करते हैं उसको हम एडवांस FUE टेक्निक बोल देते हैं। अगर हम फायर ब्लेड हेयर ट्रांसप्लांट FUE टेक्निक की बात करें तो इसके सारे स्टेप्स FUE टेक्निक वाले ही होते हैं, बट इसमें जो स्लिट मेकिंग प्रोसेस होता है वो फायर ब्लेड के द्वारा बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो इसका इंप्रेशन होता है हमारे स्कैल्प के ऊपर वो V शेप में होता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट होते हैं। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये काफ़ी पास स्लिट बनते हैं, जिसमें बाद में हमारे हेयर ट्रांसप्लांट की डेंसिटी काफ़ी अच्छी आती है। अगर हम बात करते हैं DHI टेक्निक की, इसमें भी सबसे पहले हमारी एक्सट्रैक्शन होती है ग्राफ्ट्स की और फिर उसको ग्राफ्ट्स को स्टोर किया जाता है
और स्टोर करने के बाद फिर इसको स्लिट्स नहीं बनाए जाते, इसमें डायरेक्ट इम्प्लांटर पेन यूज़ होता है जिसके अंदर ग्राफ्ट को लोड किया जाता है और फिर वो डायरेक्टली ही स्लिट बना देता है और साथ साथ ही ग्राफ्ट को प्लांट कर देता है। जो हमारे इम्प्लांटर पेन का साइज़ होता है वो नॉर्मल ब्लेड के साइज़ से 30% तक कम होता है, जिसकी वजह से हम पास ग्राफ्ट की प्लेसमेंट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी हाई डेंसिटी हमें DHI टेक्निक के बाद हमें काफ़ी अच्छी हाई डेंसिटी में रिज़ल्ट मिलता है। DHI टेक्निक में हमारा ग्राफ्ट स्टोरेज टाइम रिड्यूस होता है जिसकी वजह से ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। अगर हम बिग FUE या कोई और एडवांस FUE टेक्निक की बात करते हैं तो इस टेक्निक में सब जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि माइक्रो लेवल पे देखने के बाद भी हमारे स्कैल्प के ऊपर कोई स्कार नहीं दिखता। और ग्राफ्ट स्टोरेज के टाइम जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो हाइपोथर्मोसोल सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है कि जो सबसे लंबे टाइम तक ग्राफ्ट को अलाइव रखता है और उसकी सर्वाइवल रेट को बढ़ाता है। अगर मैं इन सभी टेक्निक्स में से बेस्ट टेक्निक की बात करूं तो सभी की सभी टेक्निक्स एक तरह से FUE हैं और FUE के अंदर मॉडिफिकेशन हुई हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी टेक्निक की तरफ जाना है, क्योंकि टेक्निक्स जो भी मॉडिफिकेशन होती है वो अच्छे के लिए होती है, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको दिखता है। आपका जब हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है, हेयर लाइन नेचुरल लगती है, डेंसिटी अच्छी आती है, बट FUE से भी आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप अपने क्लिनिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से आपका ट्रांसप्लांट करता है। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर रहती है, अगर आपका बजट अच्छा है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा तो आप कुछ हाइयर एडवांस टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप सिंपल FUE से भी अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, उसमें भी रिजल्ट आपको सेम ही मिलता है। बट वो जो 19-20 का फ़र्क होता है वो आपको कहीं ना कहीं बाद में पता जरूर चलता है कि आपका थोड़ा जो पैसा ज़्यादा लगा है उसमें आपका हेयर ट्रांसप्लांट बेटर हुआ है। ये बात ज़रूर है कि जितना एडवांस आपकी टेक्निक होगी उतना हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा आएगा, बट ये सभी चीज़ आपको अपने बजट के अनुसार ही तय करनी है। अगर आपका बजट कम है तो आप कम बजट में FUE ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो 10-20 रुपये में हो जाता है। अगर आप एडवांस की तरफ जाते हैं तो 30-40 रुपये में बढ़िया एडवांस FUE टेक्निक से भी आपका ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये सब कुछ आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लिनिक अच्छे क्लिनिक हैं जो कि FUE में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो चलिए आपको मैं इस बारे में बताता हूँ कि क्यों हर एक क्लिनिक हमसे डिफरेंट चार्ज करता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो आप सपोज कीजिए अगर आपको बुखार हुआ है और आपके सिटी में 8 से 10 क्लिनिक हैं, आप अगर देखोगे तो हर एक क्लिनिक की, हर एक हॉस्पिटल की कॉस्ट अलग होगी। अगर आप वहाँ चेकअप कराने जाते हो तो डॉक्टर की OPD फीस अलग अलग होगी। किसी में आपको 50 रुपये की OPD लगेगी तो कहीं आपको 100 रुपये लगेगी, कहीं 500 भी लग सकती है। तो ये सिटी टू सिटी, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि डॉक्टर की OPD फीस क्या है। तो इसी तरीके से आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कितनी है ये क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी करती है। क्लिनिक में डॉक्टर कौन है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन कितनी है, जो क्लिनिक के अंदर आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो कौन से लेवल की फैसिलिटीज़ देने वाले हैं आपको, जहाँ पे आपकी सर्जरी होनी है वो ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जो आपकी टीम डॉक्टर के साथ काम करने वाली है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या एक्सपीरियंस है और उनकी कितनी सैलरी है। ये सभी चीज़ें हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट पे डिपेंड करती हैं। बड़े सिटीज़ में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल छोटे सिटीज़ के मुकाबले हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट ज़्यादा रहेगा आपको सेम टेक्निक के लिए, क्योंकि वहाँ उसी प्रकार से उनके हॉस्पिटल के खर्चे भी होते हैं। छोटी सिटी में कम खर्चा पड़ता है, बड़ी सिटी में बड़ा खर्चा पड़ता है। तो ये सब चीज़ें लोकेशन वाइज, क्लिनिक वाइज डिपेंड करती हैं। प्लस आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है वहाँ पर, इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट डिपेंड करती है। इसीलिए हर एक क्लिनिक अलग अलग प्राइस चार्ज करता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा जो भी आप पे करोगे उनका खर्चा हो जाएगा, बट उसमें उनका प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। कोई क्लिनिक ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट रखता है अपने पास, कोई कम रखता है, तो इसीलिए कॉस्ट भी ऊपर नीचे सभी क्लिनिक्स की हो जाती है। तो आमतौर पर अगर मैं कहूँ तो इंडिया में 20 रुपये से 50 रुपये तक का हेयर ट्रांसप्लांट आप करवा सकते हो। बट अगर आप कहोगे हेयर ट्रांसप्लांट का कॉस्ट 100 रुपये पर ग्राफ्ट है, तो उसमें आप सोचो कि इतना महंगा है, 100 रुपये का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या एक्स्ट्रा दे दिया। बट इसमें आपको एक मेन सी चीज़ बता दूँ कि अगर आप सपोज कीजिए किसी बड़े सेलिब्रिटी ने एक हॉस्पिटल से अपना ट्रांसप्लांट करवा लिया है एंड उनका रिजल्ट आप लोगों के सामने है और वो बहुत ही बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो आप देखिए कि उस क्लिनिक से नाम जुड़ जाता है उनका कि उन्होंने इस क्लिनिक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था, तो इसीलिए उनका ऑटोमेटिकली उनका प्राइस हाई हो जाता है। और फिर जो भी जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो अपर क्लास फैमिली से आते हैं, वो सोचते हैं कि इस स्टार ने यहाँ से अपना ट्रांसप्लांट करवाया है
तो मैं भी उसी जगह से अपना ट्रांसप्लांट करवाऊंगा, क्योंकि उन्हें पैसे की इतनी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इसीलिए क्लिनिक्स के रेट जो कि 100 रुपये 150 रुपये हैं, वो इसी प्रकार से उनका रेट हाई हो जाता है कि वहाँ पर किसी सेलिब्रिटी ने अपना ट्रांसप्लांट करवाया होता है। हालांकि ये भी बात है कि वो आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट देंगे, जैसा आपको 5 स्टार होटल में ट्रीटमेंट मिलता है उसी प्रकार का सेम ट्रीटमेंट आपको उस हॉस्पिटल में भी मिलेगा। और हालांकि उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं, उनके वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं और सारा काम डॉक्टर खुद ही करते हैं। दैट्स वाई उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। बट अगर मिडिल क्लास लोगों की बात की जाए तो हमारे लिए 20-30 रुपये वाला क्लिनिक ही बेस्ट है। अब मैं कहूँगा आपको, मुझे लगता है आपके काफ़ी सारे डाउट हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट और टेक्निक्स के बारे में क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मैं आपके जो भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड क्वेरी होगी उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। एंड तो चलिए फिर आपको मैं अभी जो अब मेरे सब्सक्राइबर का रिज़ल्ट है आपको उनका रिज़ल्ट दिखा देता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनका रिज़ल्ट आपको कैसा लगा। अगर मैं इनकी बिफोर सर्जरी के कंडीशन की बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लॉस इनको हो चुका था और इनकी हेयर लाइन काफ़ी ज़्यादा रिसीड हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि हेयर लाइन इनकी काफ़ी ज़्यादा रिसीड हो गई थी। ये मुंबई के रहने वाले हैं और ये अपना हेयर ट्रांसप्लांट मुंबई से ही कराना चाहते थे और काफ़ी ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कंफ्यूज थे। तो मैंने इनको मुंबई में ही एक क्लिनिक का सजेशन दिया था, जिससे कॉन्टैक्ट करके इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। इनके डोनर एरिया की बात की जाए तो इनका डोनर एरिया की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया थी। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले इनके पूरे हेयर्स को ट्रिम किया गया था और उसके बाद हेयर लाइन डिज़ाइन की गई थी। ट्रिमिंग करने से आपका पूरा हेड विजिबल हो जाता है, पूरा स्कैल्प विजिबल हो जाता है, जिससे कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत बढ़िया होता है। आप देख सकते हैं कितना हाई डेंसिटी में इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया था। एक के साथ एक बालों को सटा के लगाया गया था। बेहतरीन डेंसिटी के साथ इनका ट्रांसप्लांट किया गया था और इनको इनके ट्रांसप्लांट के टाइम 2500 ग्राफ्ट लगे थे। FUE टेक्निक से इनका ट्रांसप्लांट किया गया था। एंड आप अब देख सकते हैं इनका हेड वॉश करने के बाद इनका जो लुक आया था वो किस टाइप से आया था। इनके जो टेम्पल्स क्रिएट थे वो भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे एंड काफ़ी अच्छी इनका जो हेयर लाइन थी वो काफ़ी बढ़िया निकल के आई थी। और जो इनका जो डोनर एरिया था वो भी हील हो चुका था। फ्रंट में आप देख सकते हैं कि डेंसिटी कितनी ज़्यादा मैच कर रही थी बैक हेयर्स के साथ। और अभी जो इनकी कंडीशन 2 महीने बाद की थी, आप देख रहे हैं इनका शेडिंग फेज़ ऑलमोस्ट 2 महीने के तक ख़त्म हो गया था और जो इनका बालों की ग्रोथ थी वो शुरू हो चुकी थी। इनकी जो शेडिंग हुई थी वो 60% के करीब इनकी शेडिंग हुई थी। ये मेरे साथ लगातार कॉन्टैक्ट में थे हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी किसी न किसी के साथ कांटेक्ट में ज़रूर रहें ट्रांसप्लांट के बाद, ताकि आप कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जिसका बाद में आपको कहीं ना कहीं आपको लगे कि मैंने गलत कर दिया और आपका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं ख़राब हो उस वजह से। 4 महीने तक इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो चुकी थी। इनका डोनर एरिया प्रॉपरली हील हो गया था और काफ़ी इनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होने लगी थी। अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इनका 6 मंथ्स का रिज़ल्ट है। काफ़ी ज़्यादा इनका अच्छा रिज़ल्ट आया है एंड इनकी जो डेंसिटी है फ्रंट की और बैक की अच्छी तरह मैच कर रही है। आप देख सकते हैं प्रॉपर डेंसिटी के साथ इनका ट्रांसप्लांट हुआ था, जिसकी वजह से इनका रिज़ल्ट कितना बढ़िया आया है। हेयर लाइन भी इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये अपने हेयर ट्रांसप्लांट से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और इनको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला, वो भी 6 महीने में। बहुत ही बढ़िया इनका रिज़ल्ट आया है। आमतौर पर रिज़ल्ट आने में 8 से 10 महीने का भी टाइम लग जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।